हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने साइंस में सेकंड चैप्टर है जो वो शुरू कर रखा था और 2 क्लासेस इसकी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है बच्चे, कल की क्लास में हमने डिसीज़ के बारे में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल भी की थी कल हमने। ठीक है, हमने डिसीज़, उनके सोर्स, जैसे वो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, मतलब जो उनका कोज़ है वो देखा था, है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किया था, प्रिवेंशन की थी कि उनसे बचा कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 वाले पार्ट पे आ गए थे, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। ओके, तो हमने यहाँ ये टेबल तक कर लिया था। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वजह से एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या क्या डिसीज़ होती हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्या डिसीज़ होती हैं, उनके मेथड क्या है बचने के। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ से हमारे पास अब कल की क्लास में हमने ये टेबल तक कर लिया था। जिन्होंने वो 2 क्लासेस नहीं देखी, पहले वो पार्ट 1 पार्ट 2 देखें ज़रूर, फिर इस थर्ड पार्ट को देखना। ठीक है, और आई थिंक आज की क्लास में चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, बस फिर हमारी एक क्लास क्वेश्चन आंसर की रह जाएगी। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ से है डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो हमने ये देखने हैं कि एनिमल्स के अंदर डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एनिमल्स में डिसीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब 1 बाय 1 लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। Several microorganisms not only cause disease in humans and plant but also in other animal। ठीक है, तो ये इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी वजह से सिर्फ इंसान में या फिर पौधों में बीमारियां नहीं होती बल्कि एनिमल्स में भी होती हैं। देखो इसने बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़। एंथ्रेक्स है ना, ये ह्यूमन में भी होता है और ये कैटल में भी होता है। ठीक है, ये गाय के जो वो बछड़े वगैरह होते हैं, कोज्ड बाय ए बैक्टीरियम, और होता किससे है, ये बैक्टीरिया से होता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज़ कोज्ड बाय अ वायरस। अब पैरों की और मुंह की भी एक तरह की बीमारियां होती हैं कैटल के अंदर, तो वो भी वायरस से होती हैं। ओके बच्चे, तो ये हमने डिस्कस किया है एनिमल्स के अंदर होने वाले डिसीज़। एक हमने यहाँ पढ़ा एंथ्रेक्स का हो गया आपका, और सेकंड थिंग जो हमने देखी है यहाँ से ये फुट माउथ डिसीज़ है कैटल में। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। जो प्लांट्स हैं अब उसमें क्या क्या डिसीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। तो देखो क्या है यहाँ पे, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिसीज़ इन प्लांट्स। तो कई अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स में डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से प्लांट्स में, लाइक वेट यानी कि जो आपके गेहूं के पौधे होते हैं, राइस चावलों में, पोटैटो में, शुगर केन गन्ने में, ऑरेंज जो आपका संतरा होता है यानी कि एप्पल, अदर्स। ठीक है, तो ये सारे हमें प्लांट्स के नाम बताए हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं ये आपके कई तो, और कुछ सीरियल्स भी हैं जैसे ये व्हीट राइस वगैरह, तो इनमें डिसीज़ होती हैं। ठीक है, अब डिसीज़ अगर प्लांट्स के अंदर होगी तो उससे क्या होगा, उससे बहुत नुकसान होगा बच्चे। जितना मतलब आपको प्रोडक्शन मिलना था ना, वो प्रोडक्शन आपका 70% रह जाएगा डिसीज़ होने की वजह से। ठीक है, इसीलिए ये लाइन लिखी है यहाँ पे, द डिसीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, डिसीज़ की वजह से जो क्रॉप का यील्ड है यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीज़। तो यहाँ पे भी एक टेबल बना रखी है, देखो प्लांट की डिसीज़ बताइए, ये हम अब डिस्कस करेंगे अच्छे से। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, अब इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब। तो वही है, हम केमिकल्स का ही यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं, वो पहले इसीलिए तो डालते हैं कि आइडिया होता है फार्मर को। ठीक है, जो हमेशा एक टाइप की क्रॉपिंग करता है उनको पता होता है कि इस सीज़न में इस टाइप के माइक्रोब हैं जो फसलों पे अटैक करते हैं, तो वो पहले ही उससे बचने के लिए स्प्रे कर देते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में केमिकल्स को वो डाल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो अभी ये टेबल है यहाँ पे आपके, इसमें कॉमन प्लांट डिसीज़ बताई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो होती हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लांट डिसीज़ में सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर जो है ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया की वजह से ये कैसे होता है, एयर में ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, हवा में आने की वजह से, यानी कि हवा में क्या होता है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं ना जो प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है तब जो है ये डिसीज़ हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया से। उसके बाद है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, जो गेहूँ है ना आपकी, इसका जो दाना है वो ख़राब हो जाता है। वो क्यों होता है? फंजाई की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? फंगस, फंजाई, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फंजाई कैसे एंटर करती है? या तो एयर के थ्रू या फिर सीड्स के थ्रू, ठीक है, सीड्स के थ्रू भी एंटर कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, यानी कि ओकरा जो है ये, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वायरस होता है। भिंडी है जो आपकी ख़राब हो जाती है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट है, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे वो जब जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्ट, तो उनकी वजह से होता है ये। तो आपको डिसीज़ के साथ साथ उसका जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी पता होना चाहिए और आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जो हमारे पास टॉपिक, दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड, डॉक्टर के मुंह से, अपने घर में किसी के प्रॉब्लम हुई होगी फूड पॉइजनिंग की। तो फूड पॉइजनिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग का मीनिंग है जब हम कोई गलत खाना खा लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई गलत खाना जब खा लेते तो उसकी वजह से होता है, ठीक है बच्चे। जैसे अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, भुजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। ये पहली भुजो समझाते हैं ना हमें पूरा चैप्टर, कितना इंटरेस्टेड होता है ना ये भी पढ़ना, मज़ा सा आता है, स्टोरी टाइप बन जाता है ये भी। ऐसे ही मज़े लेके किया करो, साइंस को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है बच्चे। भुजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। उन्होंने क्या किया, काफ़ी फूड है जो वहाँ पे खाया, ठीक है। वैरायटी का मीनिंग क्या है? समोसे भी खाए, कोल्ड ड्रिंक भी पी वहाँ पे, ठीक है, बर्गर भी खा लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? अब बर्थडे पार्टी पे तो यही चीज़ें होती हैं अभी, ये तो है नहीं तुम जाके हलवा खा लोगे, है ना। वो तो हमारे मतलब पुराने टाइम की बातें हैं, जब पहले कोई केक नहीं लेके आता था तो मदर्स क्या करती थी, हलवा बना देती थी बर्थडे में, वो ज़्यादा अच्छा था बच्चे इसकी बजाय। ये तो फूड पॉइजनिंग की चीज़ें हैं सारी। ऑन रीचिंग होम, देखो क्या है, भुजो एक फ्रेंड की पार्टी में गया, वहाँ पे उसने काफ़ी टाइप का फूड है जो वो खा लिया। जब वो घर पे पहुँचा उसने क्या स्टार्ट कर दिया, वोमिटिंग, उल्टी लग गई उसके, एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, तो फिर डॉक्टर ने चेक किया, उसको देखा कि कहाँ गड़बड़ है, तो डॉक्टर ने क्या कहा, कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। उसने बताया कि ये उल्टियाँ क्यों हुई हैं, क्योंकि इसको बच्चे को फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। तो अब बात ये है, फूड पॉइजनिंग का मीनिंग क्या है कि फूड बिकम अ पॉइजन, कि खाना हमारे लिए एक जहर बन गया। असली मीनिंग यही है इसका, ये मत सोचना खाने में जहर है, जो हमने वो खाना खाया वो हमारी बॉडी के लिए एक जहर का काम कर गया, दैट इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग देखो अब यहाँ से, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो फूड ख़राब हो गया था और उस फूड को हमने खा लिया है, दो फूड कंजप्शन कर लिया है, ठीक है बच्चे, तो वो उसकी वजह से होता है फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने पर बैठ जाते हैं, वो बैठ के कई बार क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चे। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो उन्होंने अगर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिए, वो फूड के अंदर मिक्स हो गए, वही फूड हमने खा लिया, तभी तो फूड पॉइजनिंग हुई है। और ना कि सिर्फ फूड पॉइजनिंग, वो बोल रहा है आगे, ध्यान से सुनो, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, ठीक है। वहाँ पे कोई ज़्यादा बीमारी भी हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, इवन के इंसान मर भी जाता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से इन्फेक्शन है जो इतने हाई लेवल का होता है कि मौका भी नहीं मिलता, ठीक है, उसके लिए सोल्यूशन के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रेजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे कि हमें खाने को अच्छे से सेफली रखना चाहिए,
प्रेजर्व का मीनिंग क्या होता है कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना करे, उस तरीके से हमें उसको रखना चाहिए, ठीक है, वो ख़राब ना हो। तो चलो अब हम देखते हैं कौन से खाने को हम कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नेम है दैट इज़ फूड प्रेजर्वेशन। फूड प्रेजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि खाना है जो उसको कैसे प्रेजर्व करके रखें, कैसे उसको इस तरह से रखें कि वो स्पॉइल्ड ना हो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे है हमारे पास इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रेजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। चैप्टर 1 का नेम क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने वहाँ पे ग्रेन्स का सीखा था कि ग्रेन को स्टोर कैसे करते हैं। देखा था ना कि गोदाम से होते हैं बड़े बड़े, और ये भी पढ़ा था कि नीम की पत्तियाँ भी डालते हैं। तो कई मेथड हमने वहाँ पे किए थे, लेकिन वो मेथड थे ग्रेन को स्टोर करने के लिए, ग्रेन को प्रेजर्व करने के लिए। अब हम यहाँ कुकड फूड की बात कर रहे हैं, जो खाना हमारे किचन में बन गया ना, उसको प्रेजर्व करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो देखो, हाउ डू वी प्रेजर्व कुकड फूड एट होम। तो घर पे हम उस फूड को कैसे प्रेजर्व करते हैं? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। जो ब्रेड होता है ना, उसको छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है, बाहर छोड़ दिया आपने उसको। एक ब्रेड की तो जैसे मैंने देखा है, आप भी जब भी ब्रेड का पैकेट लेके आते हो ना, डेट ज़रूर चेक किया करो। जो सिंपल ब्रेड होते हैं उसकी सिर्फ 2 दिन की डेट होती है, और जो ये स्वीट ब्रेड होते हैं इसकी भी 4 से 5 दिन की होती है, ब्राउन ब्रेड जो होते हैं। तो ध्यान से देख के लिया करो, ब्रेड की सिर्फ इतनी ही लाइफ टाइम होता है, क्योंकि ये जल्दी ही मोस्ट के मतलब कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और फंगस का अटैक होता है, और वो फंगस फिर हमारी बॉडी में एंटर करता है, वहाँ से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद क्या होता है? स्पॉइल्ड फूड एंटर्स एमिट। हाँ, जो स्पॉइल फूड होता है वो क्या एमिट करेगा, क्या देगा वो? गंदी स्मेल, बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट। इवन के टेस्ट भी गंदा होगा वो, स्मेल भी गंदी होगी। एंड चेंज्ड कलर, और कलर भी उससे क्या हो जाएगा बच्चे? चेंज हो जाएगा। इट्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो जो फूड की स्पॉइलिंग है, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? ठीक है, ये देखना अभी हमने। तो देखो यहाँ पे पहेली अब बताएगी। पहेली ने क्या किया? पहेली बॉट सम मैंगोज। पहेली ने क्या किया? कुछ आम खरीदे, बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक वो आम ऐसे ही रखे रहे, उसने नहीं खाए। आम का सीज़न है ना अब, तो आप भी करके देखना। आम आ चुके हैं ना मार्केट में, देखे भी होंगे रखे हुए, अप्रैल में तो आ जाते हैं, ठीक है। लेटर, बाद में, शी फाउंड दैट, उसने क्या देखा? दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, कि वो ख़राब भी हो चुके थे और वो कड़वे भी हो चुके थे, ठीक है, सड़ भी चुके थे वो। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डो नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको तो ये था कि जो मेरी दादी माँ है वो आम का अचार डालते हैं और वो तो कई कई महीने रखा रहता है, इसीलिए उसने वो आम ऐसे ही रख दिए। उसकी गलती नहीं है, गलती उसकी ये है कि उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो दादी जी है जो उसका अचार बनाते हैं, डायरेक्ट मैंगो नहीं रखते वो। और ना फिर उसको उसने ये ध्यान दिया कि उसकी ग्रैंड मदर उस अचार में डालती क्या है। तो अब वो तो कन्फ्यूज़ होगी बेचारी, तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड। तो देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेजर्विंग फूड इन आवर होम। तो अब हम ये कॉमन मेथड देखते हैं, यानी कि आम डेली हम जो मेथड यूज़ करते हैं घर में अपने फूड को प्रेजर्व करने के लिए, ठीक है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इनको क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से सेव करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में देखो बच्चे क्या क्या है? साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक तो आपका साल्ट, जो नॉर्मल हम नमक यूज़ करते हैं घर पे, ठीक है। और एक आपके जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, एडिबल ऑयल्स में क्या क्या आएंगे? जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल, इसका आप यूज़ करते हो ना फ्राई वगैरह करने के लिए। तो ये केमिकल की फॉर्म में, मतलब इनको हमने एक केमिकल बोल दिया। केमिकल नहीं है वैसे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इनको भी हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए। कैसे यूज़ करते हैं वो देखो अभी डिस्कस करेंगे कि किस में इसको यूज़ किया जाता है।
तो अब ये यूज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को चेक करने के लिए, इसीलिए हम इनको एज अ प्रेजर्वेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके अंदर रखा जाता है कई तरह का खाना, सरसों के तेल के अंदर रखा जाता है, साल्ट नमक के अंदर रखा जाता है। अब जो चीज़ सेफ रखती है खाने को, दैट आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव। ठीक है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, प्रेजर्वेटिव बोलते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम क्या करते हैं, नमक या फिर एसिड प्रेजर्वेटिव है जो, वो पिकल्स के अंदर ऐड करते हैं माइक्रोब के अटैक से उसको बचाने के लिए। ठीक है बच्चे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये भी प्रेजर्वेटिव हैं। आपने इनके नाम जरूर याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन तो ना आपके मतलब क्विज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये कॉमन प्रेजर्वेटिव हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये जैसे जैम वगैरह होते हैं, स्क्वैशेस या फिर कुछ कूट के आप लोग रख लेते हो, है ना, ग्राइंड करके रख लेते हो, तो उनकी भी वो स्पॉइल तो नहीं हो रहे, वो भी चेक किए जाते हैं इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट वही आपका नमक ही हो गया, ये भी हम प्रेजर्वेशन में यूज़ करते हैं। देखो हम कैसे करते हैं इसको यूज़। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रेजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। काफ़ी लंबे टाइम से जो कॉमन साल्ट है ना, इसका यूज़ किया जाता है। एक तो जो आपका मीट होता है, नॉनवेज कैटेगरी में आ जाता है मीट जैसे, और जो फ़िश होती हैं, ठीक है, लंबे टाइम से इनको प्रेजर्व करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कॉमन साल्ट का। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं, जो आपका मीट और फिश होता है, इनके ऊपर नमक की एक परत बना देते हैं पूरी। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए। साल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज एंड टैमरिंड। ठीक है, तो नमक तो मतलब यहाँ आपके आंवला पे भी डाला जाता है, जो कच्चा आम होता है। मैंने देखा है घर पे, याद है मुझे, हमारे भी अचार जब डालते थे तो मदर क्या करते हैं वहाँ पे, अचार उसको आम कच्चे जो रो मैंगो होता है उसके पीसेस कट करके, जैसे एक में से 4-5 कट हो गए, और उसको ना फिर नमक वाले पानी में छोड़ देते थे थोड़ी देर के लिए, पानी में नमक डाल के। ठीक है, और फिर उसको सुखा देते थे। ठीक है, जैसे फोल्डिंग होते हैं उस पर कपड़ा बिछा के उसको धूप में सुखा देते थे, फिर उसका अचार डालते थे, 2-3 दिन उसको सुखाते थे। उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता था और वो ख़राब भी नहीं होते थे, इसीलिए वो अचार भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि सोल्ट ने उसको प्रेजर्व कर लिया। तो आपको भी अगर किसी ने घर पे देखा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कमेंट करके, जो मुझे याद आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, और टैमरिंड, इमली को भी ऐसे ही सेव रखा जाता है। उसके बाद है हमारे पास प्रेजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर का यूज़ करके कैसे प्रेजर्वेशन करते हैं, जैम्स होते हैं जो, ठीक है, फ्रूट जैम वगैरह हो गई, जेलीज वगैरह होगी, स्क्वैशेस हो गए, तो इनको किससे प्रेजर्व करते हैं हम, शुगर से। अब शुगर से हम कैसे प्रेजर्व करते हैं, क्योंकि ना शुगर पता क्या करता है, जो मॉइस्चर कंटेक्ट होता है ना, जो नमी होती है उसकी को कम करता है वो, और मॉइस्चर जब कम हो गया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ अपने आप कम हो जाती है। तो वो बैक्टीरिया जो फूड को स्पॉइल कर रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेजर्वेशन बाय शुगर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल का हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, अब आगे भी वही है थोड़ा सा। ठीक है, और एक विनेगर होता है आपका। ठीक है, तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। तो अचार को ख़राब होने से बचाते हैं ये। कैसे बचाते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ना, वो ऑयल में और विनेगर में नहीं रह सकता। अगर वो ऑयल विनेगर में रह ही नहीं सकता तो अपने आप हमारे सेफ़ हैं ये, जिसमें ऑयल विनेगर हैं। ठीक है, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट, तो इनको प्रेजर्व करके रखते हैं इस तरीके से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर बेस हो गया। ठीक है, कहीं पे तो बॉइलिंग मिल्क, मतलब जैसे कहीं पे कोल्ड होगी कोई चीज़, देखो क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। तो आपने देखा होगा कि मिल्क को आप सुबह आपके दूध वाला दूध दे गया तो उसको डायरेक्ट ये नहीं कि फ्रिज में रख दिया या ऐसे ही बाहर छोड़ दिया। आपकी मदर क्या करते हैं, पहले उस मिल्क को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तब उसको फ्रिज में रखते हैं।
ठीक है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बॉइलिंग से भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वो किल हो जाते हैं। ठीक है बच्चे। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, खाने को कभी बाहर छोड़ते हो? बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। दोपहर को बनाया है कुछ, अगर वो शाम को भी खाना हो तो फ्रिज में रखोगे, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, तो लो टेम्परेचर ने भी माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर दिया, और बॉइलिंग की यानी कि हाई टेम्परेचर ने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया। ठीक है बच्चे। देखो अब क्या है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। देखा है आपने, इसमें पैकेट्स में मिल्क आता है, अमूल दूध है ना, वीटा दूध, कई तरह के तो आते हैं। जो बच्चे सिटीज़ में हैं उनको तो अच्छे से पता होगा, पैकेट्स वाला दूध यूज़ करते हैं, डिब्बे वाला दूध होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो दूध ख़राब नहीं होता? ठीक है, अब वो तो बॉयल भी, ये तो है नहीं है कि बॉयल किया और 1 घंटे बाद ठंडा हो गया, डाल दिया और तभी शॉप पे आ गया। आगे से आगे प्रोसेसिंग लंबी होती है ना इसकी। वैसे भी उसके ऊपर 3 दिन की डेट होती है जो पैकेट वाला दूध होता है। तो क्या रीज़न होता है बच्चे? इसका रीज़न होता है कि जो पैकेट वाला दूध होता है ना, वो आपका पास्चराइज मिल्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्चरेशन होती है एक प्रोसेस। देखो अब हम इसी को समझेंगे, पास्चरेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन। तो देखो क्या है, पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पास्चराइज मिल्क होता है ना, इसको बॉयल करे बिना भी हम सेफ़ रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा मतलब क्यों होता है, एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि जो नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स होते हैं ये उनसे फ्री होता है। ठीक है, इसमें वो माइक्रोब नहीं एंटर करते। ऐसा क्यों है, देखो, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। पहले क्या किया जाता है, 15 से 30 सेकंड तक दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर लेके बॉईल किया जाता है, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। फिर एकदम उसको ठंडा करके एकदम उसको स्टोर कर लिया जाता है, पैकेट्स में बंद कर दिया जाता है। ऐसा एकदम क्यों करते हैं? प्रोसेसिंग फास्ट क्यों है? प्रोसेसिंग फास्ट इसीलिए है बच्चे, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको रोकना है। ठीक है, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करना है, यहाँ पे हमने रोकना है। ठीक है जी। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इसको पास्चराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पास्चराइजेशन। होप सो आपको समझ आया होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन। पहले क्या करते हैं, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करते हैं। बॉयल कितने टाइम के लिए? सिर्फ हाफ मिनट, 15 to 30 सेकेंड, कई बार 20 सेकेंड, कई बार 30 सेकेंड। ठीक है, सडनली उसको चिल कर देते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं उसको, और फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है। ऐसा करने से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, एंड दैट मिल्क इज़ कॉल्ड पास्चर मिल्क। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है किसने की थी? लुइस पास्चर ने। ठीक है बच्चे, होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से पास्चराइजेशन से ज़रूर। ठीक है जी। उसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज और पैकिंग भी करते हैं आजकल, बहुत देखा है ना, शॉप से कुछ भी लेने चले जाओ तो पैकिंग वाले उसमें आता है, खुला तो मिलता ही नहीं आजकल कुछ भी। तो वो पैकिंग करके कैसे उस चीज़ को सेफ रखते हैं, देखो कैसे करते हैं। फिर दीज डेज, मतलब आज के टाइम में, ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट तो मिलते ही थे पैकिंग में, आजकल वेजिटेबल भी मतलब एयर टाइट पैकेट्स में मिलती हैं। क्यों? ताकि उनको हम माइक्रोब के अटैक से सेव करके रख सकें, वहाँ पे उनके ऊपर माइक्रोब का अटैक्स ना हो। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे हमने डिस्कस करना है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जो नाइट्रोजन का मेनली क्या रोल होता है। ठीक है, फिक्सेशन है जो नाइट्रोजन की, वो देखनी है बच्चे। तो देखो यहाँ पे 1 by 1 एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूँगी। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। तो आप सभी ने राइजोबियम जो होता है ये तो सुना होगा ना। तो देखो अब क्या है यहाँ पे, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये ही इन्वॉल्व होता है, इसका ही मेन काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किस में होता है? ये दालों में होता है मेनली। ठीक है, जो इसीलिए इसको बोलते हैं लेग्यूमिन्स प्लांट में होता है। कैटेगरी बता दी है प्लांट्स की, लेग्यूमिन्स प्लांट्स। ठीक है जी, पल्सेस होती हैं हमारी ये मेनली दालों में। रिकॉल दैट, ठीक है, अगर आप मतलब इसको याद करना चाहते हैं, जैसे राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिन्स प्लांट। तो राइजोबियम कहाँ पे रहता होता है? जो जड़ होती है लेग्यूमिन्स प्लांट की। ठीक है, डायग्राम दिखाया हुआ है इसने, ये देखो, ये लेग्यूमिन्स प्लांट के रूट नोड्यूल्स हैं, यानी कि जड़ जो आगे से आगे फैली होती हैं, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है यहाँ पे,
राइजोबियम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट है फिर सच है बीन्स एंड पीस, जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गई, है ना, विद विच इट हैज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनके साथ इसकी कैसे रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक यानी कि एक रिलेशन है, जैविक रिलेशन है उनके साथ। बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग होते हैं, ठीक है, सिमिलर मतलब। समटाइम्स कभी कभी नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, कई बार ना लाइटनिंग जब होती है तो उससे भी बिजली जब चमकती है वहाँ से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है जो टेक प्लेस करता है। ठीक है, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो उतनी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चे, आपको हैरानी भी होगी कि हमने बोल दिया नाइट्रोजन वहाँ फिक्स होगी, वहाँ होगी, फिर कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि कंजर्वेशन होता है, ये हमारे यूनिवर्स का रूल होता है, हर एक चीज़ सेम रहती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, एक साइड से कम होती है तो वो दूसरी साइड से नेचुरली ज़्यादा भी हो जाती है। तो आप हैरान होंगे ऐसा क्यों होता है, तो देखो अब हम इसको समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। ठीक है, देखो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने नाइट्रोजन है, 78% है, सभी को पता होगा ये। तो आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो हमारे पास क्या है बच्चे, नाइट्रोजन है जो, ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि जैसे प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड या फिर विटामिन, तो सभी के लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना, ये नहीं है कि वो डायरेक्ट मिल जाएगी प्लांट एनिमल को, वहाँ पे बीच बीच में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो वायरस होते हैं। तो देखो क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम सभी ने ये देखा है जो हमारी मिट्टी है इसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे भी होते हैं, तो यही हैं वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, और फिर फिक्स करके इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो सोयल के अंदर जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होते हैं, पहले वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंडों में, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जैसे अमोनिया वगैरह हो गया NH3। उसके बाद है बच्चे, वंस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, एक बार नाइट्रोजन इन कंपाउंड में चेंज हो जाती है तो इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, तो इसको प्लांट्स भी यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द सोयल, यानी कि प्लांट्स भी उसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, थ्रू देयर रूट सिस्टम, जो उनका रूट सिस्टम होता है, यानी कि जो पौधों की जड़ होती है मिट्टी से वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, पौधों को नाइट्रोजन मिल गई है तो फिर वो नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं किसके लिए, प्लांट सिंथेसिस, जो सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स को या फिर दूसरे कंपाउंड को। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं या और कंपाउंड जो बनाते हैं। अब हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स। अब हम क्या खाते हैं, सीरियल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। वीट कहाँ से मिलती है हमें, वीट ग्रेन, है ना, पढ़ा था ना। और जिन्होंने नहीं देख रखे ना वीट के प्लांट्स, चैनल विजिट करके शॉर्ट्स देखना, 2 शॉर्ट डालनी है मैंने आपके लिए स्पेशल, अभी सीज़न गोइंग ऑन था तो वीडियो वहाँ से कैप्चर करके एक हार्वेस्टिंग की डाल ली है, एक विनोइंग की डाल ली है। फर्स्ट चैप्टर के लिए 2 प्रैक्टिकल वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है बच्चे, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, तो जो एनिमल इन प्लांट्स को खाते हैं तो उनको ये प्रोटीन भी मिल जाते हैं या दूसरे नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं वो भी मिल जाते हैं। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मरते हैं ना, पौधे भी मतलब मरते हैं, पौधे का तो मतलब कटाई का हो गया, कट करते हैं जब उनको, या फिर एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सोयल, तो बैक्टीरिया और जो फंगस फंजाई प्रेजेंट थी वहाँ पे मिट्टी में, कन्वर्ट करेगी नाइट्रोजनियस वेस्ट को इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में। अब वो है तो मिट्टी के अंदर ही मिले हैं ना, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, ख़त्म होने के बाद भी, मरने के बाद भी, तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन थी
उसका क्या बन गया, नाइट्रोजनियस वेस्ट बन गया, और उससे क्या बनेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड बनेंगे। नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए, उसको फिर से यूज़ कौन करेंगे, प्लांट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लांट्स कहाँ पे हैं, मिट्टी में हैं। मिट्टी में प्लांट्स की क्या है, रूट्स हैं। रूट्स को फिर से क्या मिल गई, नाइट्रोजन मिल गई। इसीलिए तो नाइट्रोजन ना कम होती ना ज़्यादा होती। समझ आया क्यों कहा था हमने ये, ठीक है। तो ये है उसका निचोड़ बच्चे। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। और कई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जो कुछ पार्ट है वापस एटमॉस्फेयर में ही भेज देते हैं। एज अ रिज़ल्ट, इसी की वजह से द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। तो ना तो वो ज़्यादा बढ़ता और ना ही वो घटता है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो देखो अब हम समझते हैं नाइट्रोजन का साइकिल है जो हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अब फिक्स कैसे होती है, या तो होती है ये बैक्टीरिया से या होती है लाइटनिंग से। मैं लेफ़्ट साइड से आपको समझा रही हूँ, लेफ़्ट साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट है, तो मैं वही जूम कर रही हूँ जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। स्क्रीन पर ध्यान से देखो, हमारे पास है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो लाइटनिंग या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, नाइट्रोजन फिक्स होगी। अब क्या होगा, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड। बैक्टीरिया है जो, वो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन फिक्स कर दी थी उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल, नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं जो वो क्या हो जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे। अब मिट्टी के अंदर क्या लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं। अब ऊपर की तरफ जाओ, वहाँ से अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स ने वो ले लिए। फिर प्लांट्स के बाद यहाँ पे आओ, एनिमल सीड प्लांट, एनिमल क्या करेंगे, उन प्लांट्स को खाएंगे, तो एनिमल को भी वो मिल गई। अब क्या होगा, जब उनका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, वेस्ट जो एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स भी या फिर एनिमल्स भी, वहाँ से नाइट्रोजन का वेस्ट है जो बाहर निकलेगा, वो बाहर निकल गया या फिर उनकी डेथ हो जाती है, फिर से क्या होगा, वो कंपाउंड नाइट्रोजन के ही बनेंगे मिट्टी के अंदर। और वहाँ पे फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी, नेक्स्ट हमारे पास होगा बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। फिर वही बैक्टीरिया क्या कर देंगे, कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि फिर से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन उतनी ही प्रेजेंट रहेगी वो जितनी थी, ठीक है बच्चे। मैं इसको एक बारी फिर से रिपीट कर रही हूँ, दोबारा सुनो। सबसे पहले हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सेंटर में सभी को दिखाई दे रहा है। अब अपने लेफ़्ट साइड आ जाओ, मैं पूरी स्क्रीन पे डायग्राम रखूँगी, अभी लेफ़्ट राइट से आपको बताती रहूँगी मैं नंबरिंग। तो लेफ़्ट साइड में आओ, पहले हमने करनी है नाइट्रोजन फिक्स। उसके हमारे पास है दो मेथड, या तो लाइटनिंग से हो जाएगी या फिर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उससे हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो देखो पहले बॉक्स में क्या लिखा, लाइटनिंग, और लाइटनिंग के बाद जो थोड़ा नीचे बॉक्स है यहाँ पे लेफ़्ट साइड स्क्रीन पे, तो वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। जब उन्होंने फिक्स कर दिया तो फिर वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया इन टर्न, अब उसके बाद बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको टर्न करेंगे फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। जो नाइट्रोजन फिक्स कर दी थी उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करेंगे, यानी कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है उसमें चेंज करेंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से क्या होगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल, नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए। कहाँ बने हैं वो नाइट्रोजन के कंपाउंड, वो मिट्टी के अंदर बने हैं, ठीक है। और मिट्टी के अंदर क्या लगे हैं, मिट्टी के अंदर है प्लांट्स, प्लांट्स की रूट कहाँ प्रेजेंट होती है, मिट्टी के अंदर, तो वो कंपाउंड है जो नाइट्रोजन के। अब यहाँ आपके जो ये डायग्राम है इसके सेंटर में देखो जो बॉक्स बना है, ये नोट 2B में, ये जहाँ इसमें बी आया है, ठीक है, तो ये वाटर मार्क है पीछे समथिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स ने उसको अपटेक कर लिया। प्लांट्स के बाद प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल सीड प्लांट, एनिमल्स ने प्लांट्स को खा लिया। एनिमल्स को ने जब प्लांट्स को खाया या फिर ह्यूमन बींग्स ने, तो नाइट्रोजन थी सोयल में, सोयल वाली नाइट्रोजन रूट्स को मिल गई, रूट्स वाली नाइट्रोजन प्लांट्स को मिल गई। प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने, ह्यूमन बींग्स ने, तो वो नाइट्रोजन अब उनको मिल गया वहाँ से। फिर
वहाँ पे क्या होगा, वो एक्सक्रीट भी करेंगे डेली डे एक्टिविटी में। जैसे प्लांट का एक्सक्रीशन कैसे होता है, पत्तियाँ गिर जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं, फल तोड़े जाते हैं, ठीक है बच्चे, या उनको कट कर लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लांट वेस्ट या फिर प्लांट एक्सक्रीटा, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में जो होता है प्रोसेसिंग उनकी। तो नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, तो या तो डेथ होना या फिर एक्सक्रीशन से नाइट्रोजन का वेस्ट है जो बाहर निकलता है, ठीक है बच्चे। और फिर से सोयल के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में नाइट्रोजन बाहर निकले, उसके फिर से कंपाउंड बनेंगे, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के क्या हो जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे। फिर यहाँ से अब राइट साइड देखो अपने, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सोयल से एरो अपसाइड है, ये अपसाइड क्या लिखा है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब जो कंपाउंड थे ना नाइट्रोजन के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसियस नाइट्रोजन में, यानी कि गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाएगी जो हमारी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होती है। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारी जो नाइट्रोजन है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे व्हाट यू हैव लर्नड आया है, पिछले चैप्टर का मैं आपको रीड करवाना भूल गई थी, इस चैप्टर का हम या तो क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे, बोलो क्वेश्चन देखें कितने, चलो हम ना इसको आज ही कर लेते हैं, ठीक है। आज इतना मतलब कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं था, इजी ही था, प्रेजर्वेशन थी और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बच्चे अभी गांठ बांध लो, सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो, इवन कि यहाँ बुक पे ही नाइट्रोजन साइकिल वाले टॉपिक पे आप लोग ना 8-10 स्टार लगा के रख लो, ये क्वेश्चन पेपर में 101% आएगा, ठीक है बच्चे। तो व्हाट यू हैव लर्नड देखते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ लेते हैं, चलो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, ठीक है। तो डायरेक्ट हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, सभी टाइप के एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, पढ़ा था ना ये भी हमने चैप्टर में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ठंडे में, बहुत गर्म में, बहुत ज़्यादा बरसात में, बहुत ज़्यादा रेतीली में, सब टाइप की उसमें प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड पॉइंट है अभी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हवा में, पानी में या फिर प्लांट्स एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, वो सिंगल सेल होती है उनमें या फिर कई सेल भी होती हैं, ठीक है बच्चे, सभी टाइप के होते हैं ना, हमने बैक्टीरिया, फंजाई कितने पढ़े हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, क्या क्या पढ़े हैं हमने, 4 टाइप के पढ़े थे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी होगी। वायरस थो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड आर माइक्रोब्स, तो जो वायरस इनसे अलग भी होते हैं ना, तो वो भी माइक्रोब्स की कैटेगरी में कंसिडर कर लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वायरस होते हैं वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है ना उनकी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, वो बैक्टीरियम, प्लांट या फिर एनिमल सेल की, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एल्कोहल, पढ़ा था ना ये भी हमने, एल्कोहल का प्रोडक्शन है जो कमर्शियल प्रोडक्शन, याद है या भूल गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स, पढ़ा था ना, इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ कोज सीरियस डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया, प्रोटोजोआ से ये डिसीज़ होती हैं, कल के उसमें किया था हमने क्लास में। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कोज फूड पॉइजनिंग, ये हमने आज पढ़ा है कंसेप्ट, है ना, कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वो क्या करते हैं, फूड पर ग्रो कर जाते हैं, और फूड पर जब ग्रो करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, फिर फूड पॉइजनिंग, आज पढ़ा है ना ये फूड पॉइजनिंग का कॉन्सेप्ट हमने, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिन्स प्लांट, ठीक है, जो पल्सेस वाले आपके प्लांट होते हैं, दालों वाले, उनके रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अभी पढ़ा है जो हमने ये, और इंक्रीज़ करते हैं फिर सोयल की फर्टिलिटी को। नेक्स्ट है सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोयल फिक्स नाइट्रोजन, सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और फिर कन्वर्ट करते हैं उसको किसके अंदर, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड के अंदर, ठीक है बच्चे।
सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सोयल इनटू नाइट्रोजन गैस। ये बोल रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन गैस में, और फिर वो नाइट्रोजन गैस है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, जिसको हम नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में फर्दर सेम वही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। अब इसके क्वेश्चन रह गए हैं, तो कल हम एक क्लास लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की। तो जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है टेंशन नहीं लेनी, हम आपकी नोटबुक भी कंप्लीट करवाएंगे, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन भी कराएंगे, सब करवाएंगे। बस आपने चैनल पर कंटिन्यू रहना है। ठीक है, किसी चैप्टर का अगर पार्ट 1 देखा है तो ये नहीं सोचना कि पार्ट 2 हम नहीं देखेंगे, या फिर ये नहीं करना कि डायरेक्ट बस क्वेश्चन आंसर कर लिए। बच्चे चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा हुआ मेरा यहाँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने का अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे ही नहीं तो। ठीक है, तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि आपके बेसिक एंड जो क्लियर हो। साइंस बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ा आता है करने में भी और करवाने में भी। ठीक है बच्चे, तो एक रिक्वेस्ट करूँगी मैं आपसे, जो स्टूडेंट्स चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार साइंस सिंप्लीफाइड बाय दीपिका चैनल को आपने देखा है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तभी आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा मैंने कब कौन सी क्लास डाली है, कब क्या पोस्ट डाली है, क्या प्रैक्टिकल डाला है। ठीक है, मैं ये कोशिश करूँगी मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल है ओरिजिनल में आपको दिखा सकूँ। जैसे क्रॉप हार्वेस्टिंग की ओरिजिनल वीडियो मैंने खेतों में से वो करके एडिटिंग करके फिर मैंने आपको सेंड की है। ठीक है, हार्वेस्टिंग की भी दिखाई, विनोइंग की भी दिखाई। अब फूड वाले चैप्टर में जैसे मैं आपको वैक्सीन वाला दिखाऊंगी एक तो शॉर्ट। ठीक है, बच्चे की वैक्सीन की मेरे पास है वो बुकलेट जो होती है, तो वो बताऊंगी, साथ में एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि बचपन में आपको ये वैक्सीन लगी थी, ये ज़रूरी होती हैं। ठीक है बच्चे, और एक मैं शॉर्ट एक दो और ट्राई करूँगी जहाँ पे ये फूड पॉइजनिंग वाला या फिर ये फंगस वगैरह वाला कंसेप्ट आपको दिखाया जा सके। ठीक है बच्चे, मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझाया जा सके। ओके बच्चे, साइंस को जितना प्रैक्टिकल से करते हो उतना अच्छे से वो याद रहती है। ओके जी, तो होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन आप लोग देना चाहते हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करवाओ, तो कोई बात नहीं, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है बच्चे, जैसे आप लोग कहोगे वैसे ही करवा देंगे। और आपके कोई क्लास टेस्ट होते हैं या फिर स्कूल में पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो कि मैम हमारा इस चैप्टर का टेस्ट है, ये करवा दो। चाहे मुझे एक दिन में 4 क्लास अपलोड करनी पड़े, लेकिन मैं वो क्लास ज़रूर डालूँगी। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।